हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए एक शानदार सेशन जिसमें हम लोग क्लास 10th बोर्ड के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ आप लोगों के लिए उतना मैं कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट में वैसे मेरी कुछ डिटेल्स हैं, आप चाहो तो मेरे को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, तो सेक्शन इसे स्टार्ट करते हैं जो कि एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, इफ़ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन k इक्वल्स टू। हमसे k की वैल्यू पूछ रहे हैं। जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है वो है के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। अब हमको ये पता है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है 2, तो ये रहेगा माइनस बी अपॉन ए कितना है के। सम जो है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है सी अपॉन ए। सी हो जाएगा 3k और ए हो जाएगा के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर इक्वल, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। माइनस 2 अपॉन के इक्वल टू 3k अपॉन के से के कैंसिल, तो 3k की वैल्यू आ चुकी है -2 और k की वैल्यू आ चुकी है -2/3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से नोट कर लो। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। सबसे मैं पहले जो पॉलिनोमियल है वो लिख लेता हूँ। पॉलिनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। इसका 102 है। 102 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी -10। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, -10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द 2 digit number which becomes 5/6 of itself when its digits are reversed। 2 digit नंबर बन जाता है 5/6 ऑफ itself जब उसके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं। लेट 10y प्लस एक्स बी अ 2 digit नंबर। 2 digit नंबर को हमने क्या मान लिया है, 10y प्लस एक्स। अब ये 10y प्लस एक्स बन जाता है 5/6 ऑफ इटसेल्फ अगर उसके डिजिट्स को हमने रिवर्स कर दिया। तो 2 digit नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, लेकिन ये 5/6 ऑफ इटसेल्फ बन जाता है जब इसके डिजिट्स रिवर्स कर दिए। अगर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स हमने क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। अब ये इक्वल हो जाएगा 5/6 ऑफ इटसेल्फ मतलब ये जो पहले नंबर था 10y प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60x प्लस 6y इक्वल टू 50y प्लस 5x। तो ये हो जाएगा हमारा 60x माइनस 5x 55x इक्वल टू 50y माइनस 6y। 50 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 44y। 11 से डिवाइड कर दो, 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44। तो ये आ जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू 4/5। एक्स अपॉन वाई कितना आ चुका है, 4/5। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1। डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स कितना दे रखा है, 1।
तो या तो y x से छोटा हो सकता है या y x से बड़ा हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो केस 1 में हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, तो उस वाले केस में जो x माइनस वाई होगा वो 1 के इक्वल होगा। केस 2 में हम मान लेते हैं कि y बड़ा है x से, तब y माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस केस में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं y प्लस 1। इस x की वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 4 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4y इक्वल टू 5y प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y आ जाएगा एक नेगेटिव नंबर -5, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x और y पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो केस 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, केस 2 की। ये वाला केस तो हो गया नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू आ गई थी और x और y दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं y की वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x इक्वल हो जाएगा 4x प्लस 4 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस x की वैल्यू 4 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 कितना, 5। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर हमने माना था 10y प्लस एक्स। सो 2 डिजिट नंबर इज़ 10y प्लस एक्स, y की जगह 5 प्लस x है 4, तो नंबर हो गया 54। नंबर क्या हो गया, 54। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ p, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं p की जिनमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये पैरेलल के लिए कंडीशन होती है। सेम कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे, तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा 3 अपॉन 6 इक्वल हो जाएगा b1 अपॉन b2 के, तो हो जाएगा -1 अपॉन -2 एंड नॉट इक्वल होगा -5 अपॉन -p के। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी 1 अपॉन 2 ही आ रहा है, तो 5 अपॉन p इक्वल हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 के। यहाँ से हम बोल सकते हैं p नॉट इक्वल टू 10। p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी p की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, p की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 10 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में भी ये बोला गया है कि p की वैल्यू ऑल द रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 10, ऑल द रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 10। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। करिए अब ट्राई तब तक इसको। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अगर ईच रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज़ डिक्रीज्ड बाय 2। जैसे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं। अब वो जो 2 ज़ीरोज़ होते हैं उसमें एक हमारे पास रिलेशनशिप होती है, और रिलेशनशिप होती है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पे तो पहले ही बी नेगेटिव का है, इसलिए हो जाएगा बी अपॉन ए कितना है 1, तो बी हो जाएगा सिंपली। और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, यहाँ पर हो जाएगा सी अपॉन 1, तो वो सी ही हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ईच रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 2, डिक्रीज़ कर दो 2 से। ठीक है, डिक्रीज़ कर देते हैं 2 से। तो अल्फ़ा को भी डिक्रीज़ कर दिया 2 से और बीटा को भी डिक्रीज़ कर दिया 2 से। अब देखते हैं जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा वो क्या आएगा। वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये पहला ज़ीरो हो चुका है जब हम पहले ज़ीरो को 2 से डिक्रीज़ कर दिया है। बीटा माइनस 2 का मतलब है जो दूसरा ज़ीरो था बीटा, उसको भी हमने 2 से डिक्रीज़ कर दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -4, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, b। तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया b और फिर -4 तो है ही। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इस अल्फ़ा में 2 डिक्रीज़ कर दो और बीटा में 2 डिक्रीज़ कर दो। तो अल्फ़ा में से 2 डिक्रीज़ कर दिया, बीटा में भी 2 डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और -2 को मल्टीप्लाई कर दो -2 अल्फ़ा। -2 और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो -2 बीटा। -2 और -2 को मल्टीप्लाई कर दो +4। क्लियर हो गया इतना। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, -2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा +4। अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, c। -2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट कर सकते हैं b, इसलिए मैंने यहाँ पे b लिख दिया +4। इतना समझ में आ गया। ये आया है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आया है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा -2 और बीटा -2 दो ज़ीरोज़ हो गए थे, उनका सम आ चुका है b-4। अल्फ़ा -2 और बीटा -2 हमारे दो ज़ीरोज़ आ गए थे, उनका प्रोडक्ट आ चुका है c-2b +4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टिंग इक्वेशन है वो है x² - 2x + 1 = 0। ठीक है, x² - 2x + 1 = 0 हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन है। ओके, अब हमको ये पता है कि जो हमारा b-4 है वो है सम ऑफ ज़ीरोज़, और हमको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखने में ऐसा होता है x² - sx + p = 0। ये तो खैर इक्वेशन हो गई क्योंकि मैंने =0 लगा दिया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो मैं देख पा रहा हूं जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 2 के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के। तो जो सम है b-4, इसको इक्वल कर दिया मैंने 2 के। इतना क्लियर हो गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। और जो हमारा प्रोडक्ट है c-2b +4, और प्रोडक्ट है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसको मैंने 1 के इक्वल पुट कर दिया। इसमें b की वैल्यू 6 डाल सकते हैं, 6 2 = 12 +4 = 1। 12 और 4 को माइनस कर दो -8, -8 राइट में गया तो +8, 8 और 1 मिलके 9 हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है, 9, और b की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6। b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9, चेक करते हैं। b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ट्राई करिए आप तब तक इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0, इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो चलिए पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं एज इट इज़, x² + 1 का होल स्क्वायर -x² = 0। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसमें a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा a² + b + 2ab, फिर -x² तो था ही, = 0। ये हो जाएगा x⁴ + x² + 1 = 0। थोड़ी देर के लिए हम x² को क्या मान सकते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया y। तो ये हो जाएगा y² + y + 1 = 0। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y = -b ± √b² -4ac/2a। इतना क्लियर हो गया।
तो y हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 -4 अपॉन 2। ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 अपॉन 2। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता, इसीलिए y की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट तो होगा ही नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे nth टर्म पूछी है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है a, जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा 3a माइनस a मतलब 2a, और हमसे पूछ रहा है nth टर्म। nth टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है स्मॉल a, n हमको पता नहीं है, कैपिटल D है 2a, तो ये हो जाएगा स्मॉल a प्लस 2an माइनस 2a। a में से 2a को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2an माइनस a। क्लियर हो गया इतना? इसमें से हम चाहें तो a कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 2n माइनस 1 इंटू a। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर? नोट कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई करो आप तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक एपी दे रखा है जिसमें ए और डी की वैल्यू गिवन है। n101 है, हमसे an पूछ रहे हैं। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्मॉल a कितना है? 3.5। n है 101, 101 में से 1 को माइनस कर दो तो 100 आ जाएगा, और d हमें 0 दे रखा है, तो an आ गया 3.5, और हमसे an ही पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया इतना? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 9। इस फिगर में डी ई पैरेलल है बी सी के। किसी भी ट्राइंगल में डी ई पैरेलल हो जाता है बी सी के, इस तरीके का आपको अगर अरेंजमेंट दिखता है तो हम लगा सकते हैं उसमें अब बी पी टी। बी पी टी ये कहता है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, इस केस में ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 1.5 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन ई सी के। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गया। 15 1 15, 15 2 30, तो ई सी की वैल्यू आ चुकी है 2 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इस फिगर में एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। टेंजेंट पी टी ड्रॉ करा गया है फ्रॉम पॉइंट पी। तो जो पॉइंट पी है वो हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, और पी टी जो है उसकी लेंथ हमें गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये कितना है? 24 सेंटीमीटर। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस 7 है सबसे पहली बात, तो ओ टी हो गया 7। हमसे पी आर की वैल्यू पूछ रहा है, पी आर। अब देखिए बात को ध्यान से सुनिए। आपको पता होने चाहिए 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट जो कि भर भर के 10th में यूज़ होती हैं। कौन सी? 3 4 5, ये पहली पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और आपको याद होनी चाहिए 5 12 और 13। एक और याद होनी चाहिए आपको 7 24 और 25, और एक और याद होनी चाहिए 8 15 और 17।
ये 4 पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या फ़ायदा है इसका, मैं समझाता हूँ। ओ टी क्या है, रेडियस। पी टी क्या है, टेंजेंट। और हमको पता है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए ओ टी और पी टी के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और पी ओ हो जाएगा हाइपोटेनियस। और ट्रिपलेट देख के साफ साफ पता चल रहा है कि पी ओ कितना हो जाएगा 25। तो ये जो पी ओ है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये हो जाएगा 25। और हमको ये भी पता है कि रेडियस जो है वो 7 है, ओ आर रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा 7। और हमसे पी आर पूछा गया था, पी आर हो जाएगा 25 प्लस 7 प्लस कर दो 32 आ गया। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करिए एक बार आप। कोजेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस 10 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये बाई चांस गलती से इस सैम्पल पेपर में डल चुका है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी बाई चांस आ गया या स्कूल के प्री बोर्ड में पूछ लिया तो हम किस तरीके से कर देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट। कोजेक थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है कौन, कोजेक थीटा। और जो हमारा टेन होता है वो होता है कॉट 90 माइनस थीटा, या फिर ये कह सकते हो कि जो कॉट थीटा होता है वो होता है टेन 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया इतना। अब यहाँ पर लगाते हैं इसको, देखो कोजेक 75 प्लस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 में से फिर माइनस कर देंगे किसको, 75 प्लस थीटा को, क्योंकि कोजेक थीटा को हम सेक में चेंज कर रहे हैं। तो हो जाएगा सेक 90 माइनस 75 प्लस थीटा, फिर माइनस सेक 15 माइनस थीटा एज इट इज़, फिर माइनस 10 55 प्लस थीटा एज इट इज़, और फिर कॉट को हम चेंज कर देंगे 10 में, तो हो जाएगा 10 90 माइनस 90 में से क्या माइनस कर देंगे 35 माइनस थीटा। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं फिर, चलिए 90 में से 75 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा, फिर माइनस 10 55 प्लस थीटा लिखेंगे, और फिर 90 में से 35 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 55, और ये माइनस थीटा मिलकर हो जाएगा प्लस थीटा, इसीलिए ये हो जाएगा प्लस का 10 55 प्लस थीटा। अब ध्यान से बात देखो, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 0, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 में एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे रखा है फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर। एक टावर बना दो, ये नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा नीचे की तरफ से, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर कितनी दे रखी है 75 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 मीटर हाइट हो गई हाइट ऑफ टावर। हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टावर, मतलब हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। इसको बोलते हैं बेस, ब्लू कलर का जहाँ पर मैं शेड कर रहा हूँ ये बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशनशिप देता है 10, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं 10 30, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये एक्स हो गया। 10 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 75√3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सी इज़ द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ट्राई करिए आप तब तक इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है कि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। इतना क्लियर हो गया? तो ये सारी साइड्स कितनी हैं? 7 सेंटीमीटर की है। और ओ ए सी एक क्वाड्रेंट है, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। हमसे एरिया पूछ रहा है शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो होगा कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। 7 का स्क्वायर 49 माइनस पाई की जगह 22 अपॉन 7। रेडियस हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 4। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 49, तो ये आप ले लो कॉमन। अंदर आ जाएगा 1 माइनस 22 अपॉन 28। 7 4 जा 28 होता है इसलिए 49 बाहर कॉमन ही रहने दो। 28 माइनस 22 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 28 आ गया। 2 3 जा 6, 2 14 जा 28, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 3 अपॉन 14। इसको 7 से कट कर दो। 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 अपॉन 2, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं कौन सा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर को हमने 100% से बढ़ा दिया तो जो वॉल्यूम होगी कॉरस्पॉन्डिंग स्फीयर की वो कितने से बढ़ जाएगी? देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेडियस बढ़ा दिया है 100% से। याद रखना कोई भी चीज़ 100% से बढ़ जाती है तो इसका मतलब होता है वो डबल हो जाती है। तो अगर रेडियस को बढ़ा दिया है इंक्रीज्ड बाय 100%, इसका मतलब है जो न्यू रेडियस है वो कितना हो चुका है? 2r। न्यू रेडियस कितना हो चुका है? 2r। अब जो नई वॉल्यूम आएगी उसको मैं v डैश मान लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह 2r इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2 का क्यूब होता है 8 r का क्यूब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा है कितने वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम कितने ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी परसेंटेज में ऑप्शंस है, इसीलिए परसेंटेज इंक्रीज़ का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज़ इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इंक्रीज़ इन वॉल्यूम कि कितनी वॉल्यूम बढ़ गई अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, अब कितनी वॉल्यूम बढ़ गई पहले निकाल लेते हैं कितनी वॉल्यूम बढ़ गई। v डैश माइनस वी ही तो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होगा, तो 4/3 पाई 8r क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 8 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 7। इतना क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, ये इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है, तो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम की जगह लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू 7 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी? 4/3 पाई r क्यूब थी इंटू 100। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, ये दोनों कट गए। 7 इंटू 100 कितना आ गया? 700%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 700%। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
क्लियर हो गया इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मीडियन एंड मोड दे रखे हैं हमें। मीडियन दे रखा है 26 और मोड दे रखा है 29। हमसे मीन पूछ रहा है। इसमें लगेगा एम्पेरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो बस। मीडियन कितना है? मीडियन दे रखा है 26। मोड कितना है? 29। हमसे पूछ रहा है क्या? मीन। 6 3 ज़ा 18, ये बन गया 78 इक्वल टू 29 प्लस 2 मीन। तो 2 मीन हो जाएगा 78 माइनस 29, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा? 49। तो यहाँ से मीन कितना आ जाएगा हमारे पास? मीन आ जाएगा 49/2। तो ये हो जाएगा 24.5। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन इवेंट इज़ वेरी अनलाइकली टू हैपन। एक इवेंट ना के बराबर है कि वो होगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी। देखिए, ये सारे इवेंट्स ज़ीरो के बहुत पास हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो ज़ीरो के बहुत पास है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़ीरो के पास है। और ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की होती है जो कि अनलाइकली टू हैपन होता है, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पपलू क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, करिए ट्राई इसको। सेंट्रॉइड बताना है ट्राइंगल का जिसके 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। सेंट्रॉइड को हम दिखाते हैं जी से, और उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का सिंपल एक फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एक्स होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और जो y होता है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 3 माइनस 8 प्लस 5/3, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 8 0, 0/3 0 हो गया। y1 देखिए -7, y2 है 6, y3 है 10। 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, 16 में से 7 को माइनस कर दो 9, 9/3 हो जाएगा 3। सो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड को दिखाते हैं लेटर जी से, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3। चेक करिए ऑप्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, देखिए रात का टाइम हो रहा है, मैं जाग रहा हूँ और गली के कुत्ते भी जाग रहे हैं, और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि आसपास कोई भी गलत घटना ना हो। वो पूरा ध्यान रख रहे हैं इस बात का। डेडिकेशन लेवल देखिए। ठीक है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आपको भी इतना ही डेडिकेशन लेवल रखना है, आपको भी जी जान से मेहनत करनी है और बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। आप मानोगे नहीं, मैं सुबह के 8 बजे से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। रात के भी 11:08 हो रहे हैं, आप देख सकते हो नीचे आपको टाइम भी दिख रहा होगा। 22 दिसंबर है, 11:08 हो रहे हैं रात के, और कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा एक बार आप लोगों के लिए वीडियो बना दी जाए, ताकि कुछ भला आप लोगों का भी हो जाए। आप लोग वैसे मेरी एनर्जी लेवल को जानते हो, मैं बहुत ही एक्टिवली पढ़ाता हूँ। गला बैठा हुआ है, तबीयत भी थोड़ी डाउन सी लग रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाना है। यही जज्बा आप लोगों में भी होना चाहिए कि पढ़ना है,
फोड़ू नंबर लेके आने हैं, फोड़ू एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है, वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट से रखा है 5 यूनिट्स और हमें पी की वैल्यू पूछी गई है। इसमें लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट से रखें 4, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से रखें 1, 0 और ए बी डिस्टेंस से रखा है 5 यूनिट्स। हमको पता है डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि √4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5। स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड्स, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, p - 0 p का स्क्वायर p स्क्वायर ही होता है। क्योंकि स्क्वायर रूट का हम स्क्वायर कर चुके हैं तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट गायब। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 - 9 जो कि होता है 16। तो p की वैल्यू हो जाएगी +-4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए करके आएंगे क्योंकि उनको लगता है सिर्फ 4 का स्क्वायर ही 16 होता है जबकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, वैल्यू ऑफ y is 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10। देखते हैं, पॉइंट P है, पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट से रखें 2, -3, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से रखें 10, y और इनके बीच का डिस्टेंस से रखा है 10। चेक करते हैं। √10 - 2 का स्क्वायर प्लस y -3, तो ये हो जाएगा y +3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, y +3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गायब हो चुका है, राइट साइड 100 बन चुका है। y +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 100 - 64 जो कि होता है 36। तो y +3 की वैल्यू आ जाएगी +-6। एक बार y +3 की वैल्यू कर दो 6, एक बार y +3 की वैल्यू कर दो -6। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -6 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9। जबकि असर्शन में बोला गया है कि वैल्यू ऑफ y सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 6। -6 के बारे में तो बात करी ही नहीं गई, सॉरी -9 के बारे में तो बात करी ही नहीं गई। 3 और -9 दो आंसर हैं, लेकिन असर्शन में बोला गया है 6। 3 और -9 में से तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसने, इसका मतलब असर्शन तो पक्का गलत है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें असर्शन गलत होता है? ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए जो ऑप्शन डी है इट इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन डी में ये भी लिखा हुआ है कि रीज़न ट्रू है। चेक कर लेते हैं रीज़न ट्रू है कि नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला दे रखा है रीज़न में जो कि बिल्कुल सही है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता ही है डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 13/3125 इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्वेश्चन में बोला गया है। और ये बोला गया है कि जो q होता है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में अगर होता है तो p/q एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। देखिए, बात तो सही है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन नंबर 20 है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस इस सेशन में डिलीटेड है 2023 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। लेकिन फिर भी बाई चांस आ गया या प्री बोर्ड में पूछ लिया या आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 3125 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे। देखिए, 3125 5 से डिविजिबल है, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। पेयरिंग कर लो। पेयरिंग करने से तो स्क्वायर रूट या स्क्वायर्स निकलते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। लेकिन 3125 हो गया, 5 की कितनी पावर? 5 पावर। तो 3125 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5
और कोई भी रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो पक्का टर्मिनेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए असर्शन तो सही हो गया कि एक टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब 13/3125 की आप डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो रुक जाएगा, वो नंबर आगे नहीं बढ़ते जाएगा। जैसे 2.36 रुक गया, 3.154 रुक गया। कुछ नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, 2.36, 374, 125, 96 एंड सो ऑन। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि 22.7 होता है। 22.7 तो वैसे टर्मिनेटिंग में तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, टर्मिनेटिंग में तो नहीं आएगा वो, ठीक है। और कुछ नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग मतलब कुछ भी उल्टा सुल्टा आते रहेगा, 1 2 3 4 5 6 1 2 5 9 सो ऑन। कुछ नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो बार बार रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.233333333 सो ऑन, 3 बार बार रिपीट करेगा। लेकिन कैसे पता चले कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करने पर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नेचर का होता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीज़न में वही एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने समझाई, मतलब रीज़न भी सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। तो सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमने बहुत अच्छे से सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। क्या सेक्शन बी अभी हमें करना चाहिए, क्या लगता है बताओ? या फिर सेक्शन बी और सेक्शन सी इनकी अलग वीडियोस बनाई जाए? चलिए सेक्शन बी ट्राई करते हैं, जब तक है जान सेक्शन बी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। लगेगा अगर मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ आज, अगर लगेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं पॉज कर दूँगा इसको, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी बहुत ही जल्दी। फ़िलहाल मेरी कोशिश है जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर मैं अभी इस वीडियो में बना सकूँ, सॉल्व कर सकूँ आप लोगों के लिए, वो मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है एक ट्राइंगल ए बी सी है, बना दो ट्राइंगल ए बी सी कुछ इस तरीके से, ए बी सी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर। बना दो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओके। सच दैट ए डी का स्क्वायर इक्वल है बी डी इंटू सी डी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए डी इंटू ए डी इक्वल टू बी डी इंटू सी डी है, हाँ है ना? अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी अपॉन, इस सी डी को मैं नीचे भेज रहा हूँ इधर, ए डी अपॉन सी डी इक्वल है बी डी अपॉन ए डी के? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? ए डी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बी डी इंटू सी डी, जो कि ऊपर लिखा ही हुआ है। कुछ गलत बात तो है नहीं इसमें, नहीं है ना? ठीक है, अब ध्यान से आप देखो, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी सी की जो कि ये वाला ट्राइंगल है, और ट्राइंगल बी डी ए की जो कि ये वाला ट्राइंगल है, क्या मैं किसी भी तरीके से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकता हूँ? सोचिए, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, ए डी अपॉन सी डी, ये रहा ए डी अपॉन सी डी इक्वल आ चुका है बी डी अपॉन ए डी के। तो इसका मतलब जो साइड्स के रेशियोज़ हैं वो तो प्रोपोर्शनल आ ही रहे हैं, ये साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही है, और इनके बीच का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं या करे जा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी ए, लिखने का तरीका देखिए, ए डी सी और बी डी ए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया तो पहले दो लेटर अपॉन पहले दो लेटर, ए डी अपॉन बी डी, प्रोपोर्शनल कर दूंगा मैं दूसरा तीसरा लेटर अपन दूसरा तीसरा लेटर। जब मैं करूँगा तो आपको और समझ में आएगा। देखिए, पहले ए डी अपॉन बी डी इक्वल है सी डी अपॉन ए डी के। इसी को बस मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है लो मैं यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी? कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओके। तो ए डी ये रहा अपॉन बी डी ये रहा इक्वल है सी डी अपॉन ए डी के, और इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री का आ रहा है।
तो ये लिख देते हैं हम, चलिए एंगल डी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री, ठीक है। इट इम्प्लाइज जो ट्राइंगल ए डी सी है वो सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल बी डी ए के। क्लियर हो गया इतना? बाय डबल ए नहीं, बाय एस सी एस, बाय एस सी एस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी फर्स्ट थर्ड सेकेंड, वो इक्वल हो जाएगा बी ए डी के। लिखते हैं चलिए इसको, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए डी। फिगर में दिखाता हूँ, देखिए ए सी डी और बी ए डी, ए सी डी हो गया और बी ए डी हो गया। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब हमको ये प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल डेट ए, राइट एंगल डेट ए। हमें एंगल ए को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो करा जा सकता है, कुछ गलत बात नहीं, दिखाता हूँ आपको, देखिए। अब हमको ये पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल डी बी ए के, एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल डी बी ए के, डी ए सी डी बी ए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल डी ए सी जो है, ये वाला जो एंगल डी ए सी है, अब इसको तो खैर हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचते हैं चलिए, एक काम करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। मतलब कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन सबको प्लस करेंगे तो 180 आ ही जाएगा, है ना। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ फ़िलहाल मैं, ठीक है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी बी ए, इन सभी एंगल्स को प्लस करके 180 आ जाएगा। मैंने ये वाले एंगल्स लिखे हैं, मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब एंगल ए सी डी की जगह एंगल बी ए डी लिख सकते हैं। अब ए सी डी कहाँ लिखा है, ये रहा एंगल ए सी डी, इस ए सी डी की जगह मैं बी ए डी लिख रहा हूँ। तो कितनी बार बी ए डी लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली सी ए डी और डी बी ए भी इक्वल है। देखिए सी ए डी, ये एंगल सी ए डी, और डी बी ए, ये एंगल डी बी ए, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ 2 टाइम्स एंगल डी ए सी, और ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। 2 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 90। तो देखिए बी ए डी और डी ए सी, यही तो एंगल हो गया, बी ए डी और डी ए सी। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? ठीक है, इसको बार बार देखना, क्लियर हो जाएगा दिमाग में। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। देखते रहना चाहिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। एक बार क्या हुआ था, मैं काफ़ी लंबी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद पता चला वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं, उसमें ऑडियो नहीं आया, तो बहुत दुख होता है उस केस में। अब क्वेश्चन नंबर 22 करना है, ठीक है। आप ट्राई करो तब तक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। क्वेश्चन में एक सर्कल दिया हुआ है जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी 6 है, ये पूरा का पूरा कितना है, 6। इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, ए बी, ओके। और बी सी है 9, बी सी है 9, सी डी है 8, सी डी है 8, और हमसे पूछ रहा है ए डी। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि ऐसी शेप कभी भी आ जाए आपके सामने, तो ऐसे केसेस में ए बी प्लस सी डी मतलब अपोजिट साइड्स का सम इक्वल हो जाता है बाकी की रिमेनिंग अपोजिट साइड्स के सम के। ये इक्वल हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये होता ही होता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, देखना आप, 10.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। ए बी की वैल्यू 6 है, सी डी कितना है, 8 है,
ए डी कितना है वो हमें निकालना है, बी सी कितना है 9 है, 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 9 को माइनस कर दो, ए डी आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दो, तो पहले तो 10 माइनस कर दो, कितना आ गया 4, फिर 1 प्लस कर दो 5। तो ये तरीका होता है माइनस करने का। आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। लेकिन इसको अगर आपको थोड़ा और इलेबोरेटिव वे में सॉल्व करना है अच्छे से, तो कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को नाम दे देते हैं। इसको मैंने P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया। बोल सकते हैं ऐसा, कोई गलत बात तो कर नहीं दी हमने, बोल सकते हैं ऐसा। अब हमें ये पता है वी नो हमको पता है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं वो इक्वल होता है। इसका मतलब अगर मैंने ए पी को x माना तो ये ए एस भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना x। इसको मैं x लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने x माना तो पी बी कितना हो जाएगा बताओ, पी बी हो जाएगा 6 - x। तो बी क्यू भी कितना हो जाएगा 6 - x ही होगा। बात क्लियर हो गई। फिर ये सी क्यू कितना हो जाएगा, सी क्यू होगा हमारा 9 में से माइनस कर देंगे 6 - x को, 9 में से माइनस कर देंगे 6 - x को, तो ये हो जाएगा 9 - 6 मतलब कि 3 + x। तो यही आर सी होगा। ये हो जाएगा हमारा 3 + x। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 3 + x। तो डी आर कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा 8 में से माइनस कर देंगे किसको 3 + x को, तो ये हो जाएगा 5 - x। और जितना डी आर होगा, जितना डी आर होगा उतना ही डी एस होगा, तो डी एस हो जाएगा हमारा 5 - x। क्लियर हो गया। और हमें निकालना था डी एस + एस ए, क्योंकि हमें डी ए की वैल्यू पता करनी थी। डी ए हो जाएगा डी एस + एस ए। डी एस कितना है, डी एस है 5 - x, ऐसे कितना है x, x से x कैंसिल, 5 आ गया। ये दूसरा तरीका है। समझ में आ गया। जैसे आप कंफर्टेबल फील करो वैसे आप करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत ज़्यादा। जितने ज़्यादा मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब कि आपकी कमांड बन चुकी है उसके ऊपर, और ये प्रैक्टिस से आता है। देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी डिलीटेड है, ये भी सिलेबस में नहीं है इस सेशन में, 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ कि कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। हमको ये पता है कि tan थीटा जो होता है वो होता है इक्वल टू cot 90 - थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट होता है। तो tan 2a किसके इक्वल हो जाएगा cot 90 - 2a के। इसीलिए क्वेश्चन में जो tan 2a लिखा हुआ है उसकी जगह लिख सकते हैं cot 90 - 2a, और ये इक्वल है cot a - 18 के। दोनों तरफ cot है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 90 - 2a इक्वल हो जाएगा a - 18 के। तो ये माइनस के 2a को मैं राइट में भेजूँगा तो ये a + 2a 3a हो जाएगा। माइनस के 18 को मैं लेफ्ट में भेजूँगा तो 18 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू हो जाएगी 108/3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, तो ये हो गया 36 इसका आंसर हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 36 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। सबसे पहले इसकी टेबल बनाई जाती है, क्लास इंटरवल, फिर हमें बनाना होता है एक्स आई जो कि होता है क्लास मार्क, फिर हमें बनाना होता है एफ आई, फिर हमें बनानी होती है एफ आई एक्स आई अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो। क्लास इंटरवल गिवन है 3 to 5,
फिर गिवन है 5 to 7, फिर गिवन है 7 to 9, फिर गिवन है 9 to 11 और लास्ट गिवन है 11 to 13। एक्स आई होता है क्लास मार्क जो कि इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2 आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, या फिर इनका मिड पॉइंट जो कि है 4। यहाँ पर है 6, 8, 10, 12। एफ आई हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, 10, 10, 7, 8। एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 6 10 ज़ा 60, 8 10 ज़ा 80, 10 7 ज़ा 70 और 12 8 ज़ा कितना हो जाएगा 96। अब इनको प्लस कर दो, एफ आई और एक्स आई को प्लस कर दो। प्लस करने पे आया 6 यूनिट प्लेस पे, इनको प्लस करो 8, 8 और 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 16 और 7 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 326। एफ आई इसको प्लस कर दो, 5 और 20 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40, ये कितना आ चुका है 40। अब हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो आपको लिखना चाहिए, मेंशन करना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो मीन निकालने के लिए, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई है 326, समेशन एफ आई है 40, जिसको हम 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसको डिवाइड करते हैं, 2 16 ज़ा 32, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, 163 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81.5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 8.15। आई होप इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, 8.15 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मोड के लिए एक और में दे रखा था, और वाले क्वेश्चंस भी कर ही लेते हैं ना, और वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमें मोड निकालना है इसका। क्या निकालना है? मोड। देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल होता है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 12 थी इन सब में, देखिए। तो उसके लिए जो क्लास इंटरवल होता है वो होता है मॉडल क्लास। मोड का फार्मूला फिर पता होना चाहिए आपको। किसका फार्मूला पता होना चाहिए? मोड का, जो कि होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू H। लोअर लिमिट क्या होती है? लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, वो 60 है, लिख दो 60। F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो हो गया 12। F0 होता है इससे जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी, लिख दो 10 अपॉन 2F1। F1 अभी बताया था 12 है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को ही F1 बोलते हैं। 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। F0 होता है जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 के, तो ये हो जाएगा 10। F2 होता है जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के, ये हो जाएगा 6। और इसको मल्टीप्लाई कर दो H के साथ। H होता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 80 है, लोअर लिमिट 60 है। 80 माइनस 60 कर दो, कितना हो जाएगा 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 60 प्लस 12 में से 10 गया तो 2, 2 इंटू 20। 24 में से 16 को माइनस कर दो, 24 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? कट रहा है बिल्कुल। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। 60 प्लस 5 कितना हो गया 65। सो 65 इज़ द करेक्ट आंसर। 65 हमारे पास करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, हमें ये एक्सप्लेन करना है
कि 7 × 13 × 11 + 11 और एक और नंबर है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो एनसीईआरटी क्या है देखिए। 7 × 13 × 11 + 11 हमें ये बताना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? दो, ओनली टू फैक्टर्स। एक तो 1 होता है एंड सेकंड होता है दे देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल 2, 2 के दो फैक्टर्स कौन से हैं? 1 और 2। 3, 3 के दो फैक्टर्स कौन है? 1 और 3। 5, 5 के दो फैक्टर्स कौन से? 1 और 5। क्लियर हो गया इतना? तो ये होते हैं प्राइम नंबर। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि 4 की बात करें, 4 जो डिजिट है या 4 जो नंबर है, इसके कौन कौन फैक्टर हैं? देखो, 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 4 आता है। तो 4 के 3 फैक्टर तो हैं ही, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। 6, 6 के फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। 1 की टेबल में भी 6 आता है, 2 की टेबल में भी 6 आता है, 3 की टेबल में भी 6 आता है, 6 की टेबल में भी 6 आता है। यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 4। एटलीस्ट 3 फैक्टर लिखा था, ना कि 3 फैक्टर। एटलीस्ट का मतलब होता है, ये LEA, एटलीस्ट 3 फैक्टर का मतलब होता है कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 6 के कम से कम 3 फैक्टर तो हैं ही, बल्कि ज़्यादा ही हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। फॉर एग्जांपल 8, 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इतना समझ में आ गया कंपोजिट कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट के कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। फिर बात करी जाती है 1 की। देखिए, 1 जो होता है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1। तो ना तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आ रहा, ना ही कंपोजिट की। क्यों? प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि कम से कम दो फैक्टर, मतलब दो ही फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके तो दो फैक्टर है ही नहीं, इसका एक ही फैक्टर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि उसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। इसके तो 3 छोड़ो, 2 ही नहीं है, इसके तो एक ही फैक्टर है। इसलिए 1 जो होता है, ना तो ये प्राइम होता है, इट इज़ नाइदर प्राइम, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है, नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ना ही ये कंपोजिट नंबर होता है। इतना क्लियर हो गया? अब बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, बैक टू क्वेश्चन, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया हमको ये प्रूव करना है कि कैसा नंबर है कंपोजिट। सबसे पहले चेक करो कौन सा नंबर इसमें कॉमन आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 11। कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 7 × 13 + 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 7 से कितना होता है? 91 + 1, तो ये हो जाएगा 11 × 92। इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 × 92 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बात बताओ, कितने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है? 3 नंबर्स का। इसका मतलब ये वाला जो भी नंबर है इतना बड़ा सा, इसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और अगर किसी भी नंबर के 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो बन जाता है कंपोजिट नंबर। इसलिए क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे सिंस इट हैज़ 3 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। या आप लिख लेना, ओके। सिंस इट हैज़ 3 फैक्टर्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में भी हमारे पास ये नंबर दे रखा है, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अंदर आ जाएगा 7 × 6 × 5 × 4। 3 तो हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो 2 × 1, 3 कॉमन ले चुके हैं, इसलिए सिर्फ 1 बचेगा इधर। तो 7 6 42, 42 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 210। 210 और फिर 8, 210 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 1680, ठीक है। 7 6 42, 42 × 5 हो जाएगा 210, 210 और 8 1680, और 1 प्लस करा तो 1681। लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन ठीक ही है, पता नहीं, नंबर में कुछ और याद आ रहा है क्योंकि माइंड में। कोई बात नहीं, ये आ गया। फिर इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 × 1681 × 1। अब कितने नंबर्स का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया? 3।
3 फैक्टर्स हो गए हमारे गिवन नंबर के, इसका मतलब ये पक्का कंपोजिट नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। ओह, सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, बहुत बड़ा पेपर है, काफ़ी टाइम हो गया। देखते हैं कितना टाइम इसमें हो चुका है। 1 घंटे 5 मिनट की तो ये वीडियो बन चुकी है। ओके, मेरे को पता है कोई देखने वाला है नहीं तुम लोगों में से। कई बार मेरे को लगता है मैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कोई एक बच्चा तो होगा जिसका भला हो रहा होगा। सिर्फ उस एक बच्चे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एटलीस्ट किसी का तो भला होगा ही होगा, है ना। अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। ओके, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे ना, अंदर से मोटिवेशन जगता है यार कि चलो और मेहनत करते हैं बच्चों के लिए और किसी का भला हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे वापस आते हैं फटाफट से। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज़ 32। जब कभी भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें तो हम 4 जो नंबर्स लेते हैं वो लेते हैं a-3d, फिर लेते हैं a-d, a+d और a+3d। कभी भी 4 नंबर बोल देते हो। सपोज़ 3 नंबर बोलता तो हम लेते हैं a-d, a और a+d। अगर 3 नंबर बोलता है तो याद रखना फॉर 3 नंबर्स, और ये होता है फॉर 4 नंबर्स। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके। ठीक है, वापस आ जाते हैं इसमें। 4 नंबर्स जो एपी में है वो हमने ये मान लिए। इनका सम दे रखा है 32, सम दे रखा है। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। a-3d, a-d, a+d और a+3d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको सम करने पे कितना आएगा? 32। ठीक है, -3d से +3d कैंसिल, -d से +d कैंसिल, कितने ये बच गए? 1 2 3 4। तो 4a इक्वल हो जाएगा 32 के। a हो जाएगा हमारा कितना? 8। a की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 8 4 32 होता है। क्वेश्चन में आगे बोला गया है रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। पहले तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर कौन सा है? a-3d। लास्ट कौन सा है? a+3d। इनको मल्टीप्लाई करो पहले तो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि a-3d को और a+3d को मल्टीप्लाई कर दो, और इसका रेशियो लो किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल नंबर्स, जो बीच में दो नंबर्स बच गए, कौन से? a-d और a+d, a-d और a+d। तो ये इक्वल आएगा किसके? ये इक्वल आएगा 7/15 के, 7/15 के। अच्छा, ठीक है। अब क्या हम इसमें a की वैल्यू 8 पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 8 - 3d, ब्रैकेट में 8 + 3d, नीचे आएगा 8 - d, फिर 8 + d, इक्वल हो जाएगा 7/15 के। अब a - b + b का फॉर्मूला लगा दो। a² - b² अपॉन a² - b² इक्वल टू 7/15। क्लियर हो गया इतना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसको। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 64 × 15, 64 × 15 कितना आएगा? देखो, 5 4 20, 5 6 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36, 3 बन गया इधर, 6 6 6 और 3 9, 960 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 960। 15 9 से कितना होता है? 135। 7 और 64 को मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, 7 6 42, 42 और 2 था ना, तो 44 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 7 4 28 होता है ना, 7 4 28, 2 आ गया, 7 6 42 और तो 4 48 हो गया है। 7 और d² को मल्टीप्लाई कर दो, -7d²। तो ये हो जाएगा हमारा 7d² -135d² इक्वल टू 448 -960। ठीक है, 7 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना? माइनस का 128d² इक्वल टू, इसको माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस गया उड़। 128 और 512, 128 का डबल 256, उसका डबल 512, तो ये 4 से जाएगा। d² की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो d की वैल्यू हो जाएगी +-2। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2। क्वेश्चन में क्या पूछा था?
क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स, हमें ए और डी पता चल जाता, चारों नंबर पता नहीं चल जाएंगे? बिल्कुल पता चल जाएंगे। तो जो चार नंबर हैं, अब वो केस बनेंगे इसमें। केस सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1 की, जिसमें मैं डी ले रहा हूँ। क्या डी लेते हैं? प्लस का ले माइनस का ले, बताओ? डी लेते हैं प्लस का, चलो प्लस का 2। और ए कितना आया था हमारा? ए 8 आया था शायद, ए 8 आया था, हाँ। तो जो चार नंबर थे वो थे ए माइनस 3D, फिर था ए माइनस डी, फिर था ए प्लस डी, और फिर था ए प्लस 3D। वो चार नंबर थे ना, निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 8 पुट कर दो, 3D कितना हो जाएगा? 6, माइनस करके 2 आ गया। ए माइनस डी कर दो, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। ए प्लस डी कर दो, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। ए प्लस 3D कर दो, 8 प्लस 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा? 6, 14। सो 4 नंबर्स आर कौन से? 2, 6, 10 और 14। अब अगर आप और एक सेकेंड यार, अब अगर आप डी की वैल्यू -2 पुट कर दो तो आपको सेम सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन अपोजिट में। मैं करके दिखाता हूँ, देखो। केस 2, इस बार आप लो डी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 8 ही लो। फिर से चारों नंबर निकालो, ए माइनस 3D निकालो, ए माइनस डी निकालो, ए प्लस डी निकालो, और ए प्लस 3D निकालो। ए माइनस 3D कितना हो जाएगा? ए की जगह 8, 3D, डी है -2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 8 14। ए माइनस डी 8 माइनस -2, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। ए है 8, डी है -2, माइनस करके 6। ए है 8 और 3 टाइम्स -2, 8 में से 6 गया तो 2। चार नंबर आगे 14, 10, 6, 2, जो कि इधर लिखा ही हुआ है 14, 10, 6, 2, यहाँ पे 14, 10, 6, 2। बस ऑर्डर चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रूव करना है, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो, इसको करने का तरीका होता है रैशनलाइजेशन। क्या तरीका होता है? रैशनलाइजेशन। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एलएचएस को। एलएचएस में हमें दे रखा है कॉट थीटा प्लस कोजेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा +1। जो भी इधर नंबर लिखा होता है कांस्टेंट में, उसके अपोजिट साइन से हम रैशनलाइज कर देते हैं। इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा -1। इतना क्लियर हो गया? अब क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि इनका सेम साइन है, देखो कॉट थीटा -1 एक साथ आ जाएंगे, इसलिए इनको एक साथ लिख देते हैं। कॉट थीटा -1, इधर क्या बच जाएगा? प्लस का कोजेक थीटा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। नीचे आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा +1। इधर ही हो जाएगा कॉट थीटा -1, साथ में इधर हो जाएगा माइनस का कोजेक थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा -1। चाहे तो हम इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, देखो इस तरीके से इधर। ठीक है, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए और बी क्या हो रहे हैं? प्लस। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये क्या हो रहे हैं? माइनस। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा -1 का होल स्क्वायर माइनस कोजेक थीटा का स्क्वायर, जो कि होता है कोजेक स्क्वायर थीटा, अपॉन फिर से ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा का होल स्क्वायर -1। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है, वो लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस तरीके से हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी तरीके से हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम कह सकते हैं
कि कोजेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो हम लिखेंगे भी। सबसे पहले मैं इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो ये जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर मेरे को क्या लिखना चाहिए बताइए? कोजेक स्क्वायर थीटा, लेकिन कोजेक स्क्वायर थीटा में मैं लगा रहा हूँ ये वाला फार्मूला, तो इसके अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। ये 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो 1 और 1 कैंसिल। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो कॉट स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का था। ऊपर क्या बचा? सिर्फ ऊपर बचा है माइनस का 2 कॉट थीटा, माइनस का 2 कॉट थीटा। क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से एक और बात सुनो। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले को रीअरेंज करो। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कोजेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 मिलके हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन एक कॉट स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, इसलिए नीचे हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, कोजेक थीटा बच गया नीचे। ऊपर और नीचे दोनों में कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा हम ले लेंगे कॉमन नीचे से। ठीक है, कॉट थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 कॉट थीटा। अच्छा, 2 भी कॉमन ले ले क्या? माइनस 2 कॉट थीटा कॉमन ले लेते हैं फिर। माइनस 2 कॉट थीटा कॉमन ले लिया तो राइट में बचेगा सिर्फ कोजेक थीटा, और 2 कॉट थीटा हम माइनस का कॉमन ले चुके हैं, तो ये आएगा माइनस का कॉट थीटा, ताकि माइनस 2 कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो आपस में कट ही रहा है, 2 कॉट थीटा से 2 कॉट थीटा, माइनस से माइनस, ये हो गया हमारा 1 अपॉन में कोजेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लेकिन कोजेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, वो कॉमन डिनोमिनेटर जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हमें यही प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोई बात नहीं, ये भी प्रूव हो जाएगा। LHS को तो हमने सॉल्व कर ही दिया है, अब RHS को अलग सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। ये भी नीचे आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे एक और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ हो सकता है इसमें, देखो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से हम ले सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी हम इसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा से, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये साइन थीटा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये LHS है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
बस ये हो गया प्रूफ। ये एक्चुअली ये वन प्लस कॉस थीटा ही होना चाहिए था, ये इसमें मिसप्रिंट है। जो कॉट लिखा हुआ है ना, कॉट नहीं कॉस होगा, तभी ये मैच कर रहा है, अदरवाइज ये मैच नहीं कर रहा। इसको चेंज कर लेना, ठीक है, कॉस थीटा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। ओहो, क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ये क्वेश्चन है, एक रोड है जो कि 7 मीटर वाइड है एंड इट इज सराउंडिंग अ सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज गिवन। हुज सरकमफ्रेंस इज गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रोड है जो कि 7 मीटर वाइड है, 7 मीटर वाइड ये हो गया। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 88 है। सरकमफ्रेंस कितना है? 88। तो 2πr जो है वो 88 दे रखा है। यहाँ से r निकाल लेते हैं पहले। 2 × 22/7, r तो रेडियस है ही, इक्वल टू 88। 22 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो r हो गया 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर। ये मीटर है सेंटीमीटर है? मीटर। तो r की वैल्यू हो चुकी है 14 मीटर, ठीक है। अब जो आउटर रेडियस होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फ़िलहाल तो हमने ये स्मॉल आर निकाला है, ये स्मॉल आर मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, देखो। फ़िलहाल तो हमने ये स्मॉल आर निकाला है 14। तो जो हमारा आउटर रेडियस होगा वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो जाएगा 14 + 7, इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, ये हो जाएगा 21 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। रोड का जो एरिया होगा वो यहाँ पर होगा। और ये कौन सी शेप है? इस शेप को बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिंग। और एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमको पता है। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमको पता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। पाई की जगह पुट कर दो 22/7। कैपिटल आर है 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। स्मॉल आर है 14, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इनको माइनस करना है, तो 22/7 इंटू, इनको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 5, और फिर 25 इधर आ जाएगा, 255 हो गया ये, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पे? एक सेकंड। 11 में से 6 गए तो 5, और फिर ये बन गया 13, 10 11 12 13, तो ये 245 आना चाहिए था। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं। 7 3 से 21, 22 23 24, 7 5 से 35। तो ये जाएगा 22 × 35। तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 2 10 11, फिर 66 हो जाएगा ये, तो 077। तो ये जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड पार्ट, देखिए। करिए ट्राई, आप भी अपने लेवल पे ट्राई करिए, मैं करवाता हूँ। इस फिगर में पी क्यू और ए बी दो आर्क्स हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की। रेडियस दे रखा है 7, ओ ए हो गया 7 और 3.5। अच्छा, फिर ये 7 नहीं होगा, 7 फिर ये होगा, ओ पी होगा 7 और जो ओ ए है वो होगा 3.5। इतना क्लियर हो गया। एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 30 डिग्री दे रखा है, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पता लगाना है, ठीक है। एक्चुअली ये सेक्टर होता है। अब लेकिन ये जो शेडेड रीजन है वो निकलेगा बड़ा सेक्टर में से छोटे सेक्टर के एरिया को माइनस करके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल हो जाएगा, दोनों सेक्टर्स के एरिया को माइनस कर दो, तो पाई r² θ/360 माइनस पाई r² θ/360। यहाँ से कॉमन ले लो, जो जो कॉमन आ रहा है। पाई θ/360 तो कॉमन आ गया,
अंदर आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, थीटा दे रखा 30, नीचे आ जाएगा 360। कैपिटल आर है 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। स्मॉल आर है 3.5, उसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 12.25, 12.25 आ जाएगा। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 22 इंटू 30 अपॉन 7 इंटू 360, 7 इंटू 360, और फिर 49 और 12.25 को माइनस कर दो तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 ही बचेगा। अब 49 माइनस 12.25, फिर 48 बच जाएगा। 48 में से 12 गया तो 36, तो 36.75 आ गया। ये तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल कर देता हूँ, और कुछ 3 1 3, 3 12 36, 2 6 12, 2 11 22। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 3675 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 100। इनको प्लस करके देखते हैं कि 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 9 और 7, फिर 16 16 और 5 21 कट रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, हो सकता है 7 से कट रहा हो, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12, 52 बन गया। 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35 हो गया। अब ये हो जाएगा 11 इंटू 175 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, 11 इंटू 175 मतलब 1750 प्लस 175, तो ये आ जाएगा 1925 अपॉन 2 कर दो इसको, तो आ जाएगा 962.5, और इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 9.625। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करो आप तब तक। क्वेश्चन नंबर 29, देखो मोड पूछा है। एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है मोड का, इसी सैम्पल पेपर में पूछ चुका है। अब देखो मोड के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। कहाँ पर है? 17 पर, और तो कहीं पे नहीं है। तो ये हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास। कौन सी क्लास हो जाएगी ये? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हो जाएगी, लिख देते हैं इसको। मॉडल क्लास इज़ 12 to 16। जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L होती है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है 12, डाल दो 12। F1 होती है ये वाली फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास वाली, वो है 17। F0 होता है जस्ट इसके लेफ्ट वाला, तो 9 माइनस कर दो 2F1, 17 2 ज़ा 34, F0 9 है। F2 होता है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जस्ट राइट वाली, तो ये हो जाता है 12। और H होता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 16 माइनस 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये? 8, 8 4 ज़ा 32 अपॉन 12 और 9 को प्लस करो, कितना आया? 21। 21 को माइनस कर दो 34 में से, तो ये हो जाएगा 13। इतना क्लियर हो गया? अब 32 और 13 को डिवाइड करो, 13 और 32 को। 13 2 ज़ा 26, 6 आ गया, पॉइंट लगाया तो 0। 13 4 ज़ा 52, कितना आ गया? 8। 13 6 ज़ा 78,
तो ये 2.46 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो 12 को जब प्लस कर देंगे 2.46 में, तो ये आ जाएगा हमारा मोड कितना, 14.46 है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया इतना? फटाफट से नोट कर लो। जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 30। देखो उसको मैं पानी पीता हूँ यार, बहुत प्यास लग रही है। ट्राई करो उसको, तब तक सेक्शन फार्मूला लगेगा, हिंट दे दिया, करो ट्राई। देखो हमें रेशियो पता लगाना है जिसमें एक पॉइंट P है जो कि दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स से रखें 2,3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स से रखें 6,-3। बीच में है एक पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,M। और हमें M की वैल्यू पता लगानी है। हम इसमें लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर 4 इक्वल हो जाएगा। अच्छा रेशियो दे रखा है क्या? रेशियो वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। 4,m पॉइंट दे रखा है, डिवाइड द। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो रेशियो है इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट अस सपोज हमने रेशियो मान लिया a और b। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हम m बोलते थे वहाँ पे बोलेंगे a, जहाँ जहाँ पे हम n बोलते थे वहाँ पे बोलेंगे b। तो m x2 बोलते थे तो हो जाएगा 6a प्लस 2b अपॉन a प्लस b। ये तो पहले वाला केस हो गया। दूसरा केस m इक्वल हो जाएगा -3a प्लस 3b अपॉन a प्लस b के। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट वाली साइड में यहाँ पे। तो ये रहेगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 6a प्लस 2b के। तो ये रहेगा 2a इक्वल टू 2b। तो a इक्वल टू b हो चुका है, a इक्वल टू b हो चुका है। तो राइट साइड में भी हम b की जगह a पुट कर देते हैं। तो -3a प्लस 3a अपॉन a प्लस a कितना हो जाएगा 2a। 3a माइनस 3a तो 0 हो गया, तो m की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। हमसे m की वैल्यू पूछी थी, m 0 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC। गिवन फिगर कहाँ है? अच्छा ये रही। ठीक है, ये है गिवन फिगर। ओके, ये ब्लू से जो लिखा हुआ है मेरा प्रमोशन हो रखा है, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिए थोड़ी देर के लिए। हटा दिया मैंने इसको। देखो भाई, ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखी है 3। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं अदर 2 वर्टिसेस के। ओके, अदर 2 वर्टिसेस के तीनों के बता देते हैं, क्या बड़ी बात है। देखो जो A है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0। B जो है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। ठीक है, अब हमें ऑल्टीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड निकालने से क्या फ़ायदा होगा? ऑल्टीट्यूड निकालने से कुछ फ़ायदा होगा क्या? सोचने दो एक बार। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। नहीं, उससे तो नहीं होगा। या फिर हम लगा सकते हैं इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया √3/4a², वो भी कर सकते हैं, या कुछ और भी करा जा सकता है। सोचो। काम करते हैं, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x, y। क्या मान लेते हैं? x, y। फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए
ए और बी का तो ठीक है ना, ए और बी का तो पता चल गया, 5,0 और 2,0। डिस्टेंस फार्मूला लगा के भी हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो लंबा हो जाएगा, उससे कोई और इजी मेथड सोच रहा हूँ यार मैं। हाँ, √3/2 ए कर देंगे तो ऑल्टीट्यूड से हाँ ये भी हो सकता है, हो तो सकता है इससे, लेकिन पता नहीं तुम्हारे टीचर मानेंगे नहीं मानेंगे। शॉर्टकट है वैसे, चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फिर लंबे मेथड पे भी जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ पहले। सबसे पहले ए और बी का मिड पॉइंट पता कर लो। तो जैसे सपोज़ कहीं डी पॉइंट होगा जो कि मिड पॉइंट होगा किसका, ए और बी का। ए है 2,0, बी है 5,0। तो 2 और 5 को प्लस कर दिया 7, 7/2 हो जाएगा डी का एक्स कोऑर्डिनेट। बात क्लियर होगी। और जो सी डी होगा, सी डी वो होगा इसका ऑल्टीट्यूड। क्या होगा इसका ऑल्टीट्यूड। और हमको पता है ऑल्टीट्यूड ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ √3/2 टाइम्स साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। होता है ऐसा। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। साइड दे रखी है हमें 3 यूनिट्स की, तो ये हो जाएगा 3√3/2। सी डी की लेंथ आ जाएगी ये। तो जो पॉइंट सी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 7/2 हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 7/2। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका, ये हो जाएगा 3√3/2। क्लियर हो गया। ये इसका आंसर हो जाएगा फटाफट से। सपोज़ आप चाहते हो नहीं नहीं सर इतना शॉर्ट में क्यों निपटा दिया आपने, आप बड़े वाला तरीका बताओ, लॉन्ग कट मेथड। तो भाई लॉन्ग कट मेथड सुन लो फिर। तुम हो महान बच्चे, मेरे को पता है कि मैम तो ये कहती है, मैम तो वो कहती हैं, ऐसे करते तुम लोग। तो लॉन्ग कट मेथड में ये होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई माने थे, तो ए सी इक्वल टू बी सी कर देना तुम लोग। ठीक है, दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगा देना, अंडर रूट में x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बी सी में भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो ये हो जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप आ जाएगा, एक्स और वाई में एक रिलेशनशिप आ जाएगा। और फिर उस तरीके से तुम इसमें से कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। करके बता ही दूँ क्या, चलो करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो रूट से रूट कट जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर। होगा ऐसे, कुछ कट रहा है, x² से x² कट गया, y² से y² गया उड़, ये माइनस 10x उधर जाएगा, तो हो जाएगा 10x माइनस 4x कितना, 6x। और ये प्लस का 4 को मैं राइट में भेज दूंगा, तो ये चले जाएगा 25 माइनस 4, ये हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/6। 3 से काट दो, 3 7 से 21, 3 2 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। पहले वाले मेथड में भी देखो x की वैल्यू 7/2 आई थी, देखो यहाँ पे दिख गया। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो y की वैल्यू निकलेगी ऐसे कि हमें पता है जो AC डिस्टेंस है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल, वो है 3। अब AC में लगा दोगे डिस्टेंस फार्मूला, तो वो हो जाएगा x-2 का स्क्वायर, x हमें पता है 7/2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस फिर y-0 का स्क्वायर, मतलब कि y² इक्वल टू 3। इसी क्वेश्चन को फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे और ये आ जाएगी 3√3/2। ठीक है, ये लेकिन लंबा मेथड है ऑब्वियसली, जैसा ठीक लगे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, हमें ये गिवन है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और हमको प्रूव करना है कि 2√5 माइनस 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। देखो भाई फिर, लेट 2√5 माइनस 3 इज़ अ रैशनल नंबर। इसको क्या मान लेंगे हम, एक रैशनल नंबर, सच दैट, इस तरीके से रैशनल नंबर मानेंगे, सच दैट 2√5 माइनस 3
इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू आर टू को प्राइम इंटीजर्स। कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम इंटीजर्स हैं, ये हमारी अजम्पशन है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कोई फर्दर कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। को प्राइम का मतलब ये होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये -3 को मैं राइट में भेज सकता हूँ, तो 2√5 इक्वल हो जाएगा p अपॉन क्यू प्लस 3 के। तो 2√5 इक्वल हो जाएगा p प्लस 3q अपॉन क्यू के। क्लियर हो गया इतना? यहाँ से √5 इक्वल हो जाएगा p प्लस 3q अपॉन 2q के। ठीक है। अब जो राइट साइड है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर्स को सम करके इंटीजर ही आता है। नीचे इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटीजर नहीं होता, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी इरेशनल नंबर है। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। √5 इरेशनल है, कैसे पता? क्वेश्चन में गिवन था √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लिख देंगे बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सो आवर assumption was wrong. So our assumption was wrong. Hence it is an irrational number. लिख लेना आप। 2√5 - 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव यहाँ तक। ठीक है। और देख लेते हैं कितना टाइम हो गया। 1 घंटा 41 मिनट हो गया, बहुत टाइम बच गया। ठीक है। 32 से लेके अभी कितने क्वेश्चन रह रहे हैं? 38। चलो कोई बात नहीं, 32 करना है ना, 32 करते हैं। देखो भाई, और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बात ये है। और वाले भी तो कर रहे हैं हम सारे। ठीक है। ये इसकी अलग ही वीडियो बना दूँ क्या? चलो ठीक है यार, इसकी अलग वीडियो बना दूंगा ना, क्योंकि बहुत टाइम खिंच जाएगा। तो अगली वीडियो पक्का देखना। और भाई अगर इसमें लाइक आते हैं या तुम लोग कमेंट करते हो कि हाँ तुमने पूरी वीडियो देखी है, तभी मैं डालूंगा। मेरे को लगेगा कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं डबल मेहनत करने को तैयार हूँ। तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो मैं सोचूंगा छोड़ो यार, बच्चे नहीं पढ़ रहे, मैं पढ़ा के क्या करूँगा। बात क्लियर हुई? पढ़ो यार, ऑल द वेरी बेस्ट। बोर्ड का टाइम बहुत ही नज़दीक है। पढ़ो यार, बिंदास पढ़ो, मेरा फुल सपोर्ट है। बस बढ़िया मार्क्स लेकर आओ, और जब मार्क्स लाओ तो क्रेडिट भी देना प्लीज़, कि थोड़ी सी मैंने 1% हेल्प करी थी तुम लोगों की। 99% तुम्हारी मेहनत थी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। 31 तक करवा दिए सेक्शन डी और सेक्शन ई, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।